दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपने थंबनेल देख लिया, टाइटल पढ़ लिया होगा और आपको पता लग गया कि ये वीडियो होने वाला है जापान ट्रैवल या टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो रिसेंटली मेरा 15 डेज़ का सिंगल एंट्री स्टिगर वीज़ा ग्रांट हुआ है जापान की ओर से। मैं थंबनेल में लगा दूंगा, तो आप पहले स्टिगर वीज़ा देख लो। तो इस वीडियो में हम पूरा आज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, अपॉइंटमेंट लेना है, क्या करना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है। तो देखो, अभी जापान का जो वीज़ा है काफ़ी इजी हो गया, स्मूथ प्रोसेस है। और रिसेंटली अभी जापान ने क्या है, ई वीज़ा भी स्टार्ट कर दिया इंडियंस के लिए। अभी आपके पास में दोनों ऑप्शंस हैं, आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं या ई वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप ई वीज़ा लेते हैं तो आपको फिर एक बारकोड तो मिलेगा, वो ऐप से आपको बारकोड को वेरीफाई करवाना पड़ेगा इमिग्रेशन काउंटर पर। और स्टिकर वीज़ा जो नॉर्मल है, स्टिकर वीज़ा है। तो मैंने ऑप्ट किया था स्टिकर वीज़ा। तो आप ये देख लीजिए, स्टिकर वीज़ा मैं यहाँ लगा दूँगा। तो एज़ यूजुअल मैं वही वीडियो बनाता हूँ जहाँ मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ है या जहाँ मैंने अपना वीज़ा लगवाया है। तो ये वीज़ा भी मैंने अपना लगवाया, तो इसके लिए इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर अभी जो जापान का वीज़ा वीएफएस के थ्रू लग रहा है। और जैसे कि पता है कि वीएफएस जोन वाइज काम करता है। तो जो दिल्ली रीजन है उसमें काफ़ी स्टेट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो अब वीएफएस का भी जोन वाइज अलग अलग रूल है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ दिल्ली जोन के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे कि अहमदाबाद है या उधर बेंगलोर साइड में है, वहाँ आपको सबमिट कराने के लिए अपॉइंटमेंट जितनी पड़ती है वो वॉक इन कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली जो जोन है उसमें आपको अगर वीएफएस में एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपको पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। आज के डेट अगस्त 24 है आज। तो आज के डेट में जो जापान का वेटिंग टाइम, मतलब जो आपको अपॉइंटमेंट टाइम मिल रहा है, वो तकरीबन 15 से 18-20 दिन का बाद का मिल रहा है। तो आप अपना उस हिसाब से ही प्लान तैयार करना। दूसरा, जो जापानीज हैं वो टाइम को लेके बहुत बाउंड है। तो जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके नेक्स्ट डे से आप काउंट अपना मतलब जो है डेज काउंट करना शुरू कीजिए। तो इनका 5 to 7 वर्किंग डेज इनका एक प्रोसेस उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी 10 दिन आपको लगते हैं कि बीच में जनरली एक सैटरडे संडे आ जाता है, तो वो छुट्टी काउंट होती है। और मेरा भी एग्जैक्ट 10 दिन, मतलब एग्जैक्ट 5 वर्किंग डे बाद में मेरा जो पासपोर्ट था वो डिस्पैच हो चुका था और 90 दिन मेरे हाथ में वीज़ा लग के आ चुका था। तो देखो, सबसे पहले आपको वीएफएस पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट का कोई चार्ज नहीं है, अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अब आपको अपनी जो चेकलिस्ट है वो रेडी करनी है। सेम हर वीज़ा के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका वैलिड वीज़ा विथ एटलीस्ट 6 to 1 year वैलिडिटी। अगर आप स्टिक वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में 2 पेजेस खाली होने चाहिए, क्योंकि एक पेज पे स्टिकर लगेगा, दूसरे पेज पे स्टैंपिंग होगी। और अगर ई वीज़ा है तो भी आपको एटलीस्ट एक पेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब आप अपॉइंटमेंट ले लिया, आपके पास में पासपोर्ट रेडी है। इसका आपको एक वाइट बैकग्राउंड के अंदर 3.5 by 3.5 mm की एक फ़ोटो आपको क्लिक करवानी है। 2 फ़ोटो लगेगी। वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस विजिबल हो और गुड जो लिखा है गुड क्वालिटी ऑफ पेपर। ऐसा नहीं आप नॉर्मल पेपर में इसको करवा लें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हो गया। तीसरा आपको इसमें लगेगा 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, जो हर पेज पे स्टैम्प और साइन होना चाहिए बैंक ऑफिशियल के द्वारा। तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप स्टैम्प और साइन करवा के 6 मंथ्स का रख लीजिए। 2 years की ITR आपको लेके जानी है। अच्छा, अब कई बार जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार कितना बैंक बैलेंस रखें। यार देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास खाते में 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी एप्लीकेशन जो एक फ़ाइल प्रॉपर हुई है उस पे। जनरली अगर बात करें, जापान क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, इसके लिए अगर खाते में अगर अकाउंट में
3 से 4 लाख रुपए है तो सफिशिएंट मानते हैं उसको। मेरे केस में 5 लाख अप्रोक्स मेरा सेविंग अकाउंट में था और 3-3.5 लाख मेरे करंट अकाउंट में था। 2 साल की ITR हो गई मेरी। ITR दोनों साल की ITR मेरी टैक्स पेड है। इसके अलावा फिर मैंने हालांकि अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पेपर्स भी लगाए थे, लेकिन ये जापान के जो VFS है, जो जापान का वीज़ा देखता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत पर्टिकुलर है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उन्होंने सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट थे सॉरी, वो मुझे वापस कर दिए। जैसे कि मैंने LIC, अपने म्यूचुअल फंड्स, अपने जो शेयर होल्डिंग्स हैं, वो उन्होंने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। उन्होंने सिर्फ मेरे से मेरे बैंक अकाउंट, सेविंग और करंट, इसके अलावा बाद में मेरी 2 साल की ITR, इसके अलावा उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं लिया। ठीक है। आपके पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का कॉपी, आपके पुराने सारे पासपोर्ट जाएंगे इसके अंदर। और हाँ, जो ट्रैवल आइटनरी है कंपलसरी है, तो एक थोड़ी सी डिटेल वाइज ट्रैवल आइटनरी बनाना आप, जिसमें आपने डे टू डे बताया हो। और अगर हो सके तो आप जो वहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं उनकी एक छोटी फ़ोटो भी आप, मतलब एक पिक्चर भी आप उसमें लगा दीजिए, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये बंदा यार थोड़ा सा देखने में सीरियस है। ट्रैवल आइटनरी हो गई। इसके बाद में कवरिंग लेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कवरिंग लेटर, क्योंकि काउंसलेट को कवरिंग लेटर ही आपको डिस्क्राइब करता है। काउंसलर होता है वो आपको फिजिकली नहीं देख पाता, वो आपको जज करता है आपके कवरिंग लेटर के हिसाब से। तो कवरिंग लेटर आप एक अच्छा सा बनाओ। अगर आपको कवरिंग लेटर में कोई इशू हो तो मुझे बोल देना, मैं आपको कवरिंग लेटर और आइटनरी दे दूँगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा मैं इसके लिए चार्ज करूँगा, लेकिन वो नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद में आपको लगेगी आपकी राउंड टिकट। आप डमी भी लगा सकते हैं, होल्ड भी लगा सकते हैं, कंफर्म लगा सकते हैं, वो आप पे है। आपकी सारे जो आपका पूरा एंटायर ट्रिप है उसकी होटल बुकिंग्स अगेन आप booking.com से करवा सकते हैं, या ये आप काम मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद ऐसा जब उसमें कुछ और नहीं चाहिए। वीज़ा फॉर्म आपको भरना है बहुत क्लियरली। हालांकि अब जो वीज़ा फॉर्म जो आ रहे हैं वो PDF में आ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन उसको फिल करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ITR हो गई। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ जाएंगे तो आप अपना जो अपॉइंटमेंट का स्लिप है वो आप साथ लेके जाइए। बहुत कम डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर ही डॉक्यूमेंट वो लेंगे, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो अब इसकी बात करते हैं फ़ीस की, तो मेरे ख्याल से ये अभी सभी कंट्री में सबसे सस्ता वीज़ा जापान ही दे रहा है। इसकी फ़ीस मात्र 500 रुपये है। VFS का चार्ज 800 है और कोरियर का शायद 550, तो 1850 रुपये में आपको ये एक पावरफुल कंट्री का वीज़ा मिल जाता है। जब आप फॉर्म भरने लगेंगे ना, तो वहाँ कई सारे ऑप्शन आएंगे वीज़ा को लेके, तो आप उसमें ऑप्शन चूज़ कर लेना कि आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए या आपको वीज़ा चाहिए। हालांकि मैंने वीज़ा ऑप्ट किया था, लेकिन मुझे स्टिकर वीज़ा उन्होंने दिया है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पुराने कुछ स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास में वैलिड कनाडा वीज़ा है और भी मतलब मेरे पास दूसरे वीज़ा है, तो मुझे वीज़ा एग्जैक्ट 5 दिन में मिल गया था। ये है। अच्छा, अब क्या है कि अगर जैसे आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया VFS के अंदर, आपको ट्रैकिंग ID मिल जाएगा और नॉर्मली नेक्स्ट डे जो आपकी एप्लीकेशन है वो जापान काउंसलेट के अंदर पहुंचती है। पहले कुछ टाइम पहले जापान काउंसलेट से कॉल भी आया करता था इंटरव्यू के लिए, लेकिन अभी इस टाइम में अभी मैंने नहीं सुना कि कोई आपके पास में कॉल आता है इंटरव्यू या कोई डिस्कस के लिए। लेकिन इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आपकी जो आइटनरी है, चाहे आप खुद से अप्लाई करें या आप अप्लाई करें किसी एजेंट के थ्रू या किसी दोस्त से अप्लाई करवाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे आपके ट्रैवलिंग डेट्स क्या हैं, आपके होटल्स कौन सी हैं, एक रफ़ आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ कब कब जाना है, कैसे जाएंगे। तो ये देखो यार, आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप इंडिया में घूमने जा रहे हो, तो ये हम लोग चीज़ सारी पहले मतलब इकट्ठी करते हैं, गैदर्स करते हैं ना सब चीज़ें। तो सेम वही है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अगर वो पूछ भी ले तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आप उसको आंसर दे सके। तो जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, आपको ट्रैकिंग ID आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आप 3-4 दिन बाद जाके अपना उस पर VFS के साइट पे अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। होपफुली 5 से 7 दिन में वो लोग आपकी एप्लीकेशन जो डिस्पैच कर देते हैं और विद इन 2 और 3 डेज़ आपके हाथ में आपका पासपोर्ट
स्टिकर लग के आ चुका होगा। अब आपका वीज़ा लग गया, नाउ यू रेडी टू गो। कुछ और अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर।